Shanti, brother. Om Shanti, Shreya. Nice of you. It's always nice to meet you. आपसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है. आप आज यहाँ पर आए, उसकी बेहद हमें खुशी है. मेजॉरिटी लोग आपको डॉक्टर के रूप में तो जानते ही हैं, एक बहुत सीनियर डॉक्टर. लेकिन आज मैं चाहूँगी कि हम कई प्रकार से लोगों का इंट्रोडक्शन देते हैं, मोस्टली जो उन्होंने जीवन में एक्वायर किया है. पर आई पर्सनली फील कि आपका जीवन भी अपने आप में एक परिचय है. आपका जीवन भी अनेकों के लिए एक इंस्पिरेशन है. स्पेशली जब मैंने आपकी कहानी सुनी, कैसे पहले कई सारे स्ट्रगल्स फिज़िकल लेवल पर भी, चाहे पहले पोलियो था, उसके बाद लेप्रेसी था, और वो भी उस समय पर, दिस इज़ मोर देन 50 ईयर्स अगो, जब लेप्रेसी जैसी चीज़ भी एक टैबू के रूप में हुआ करती थी. वो टाइम पीरियड भी वो था जब आपकी पढ़ाई का समय था. ऐसे समय पर भी इतने चैलेंजेस को पार करके आप एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर, सक्सेसफुल प्रैक्टिस आपकी रही है, चल रही है. सो इट इज़ वेरी वेरी मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग. लेकिन हम पूरी आज की कॉन्वर्सेशन शुरू करें, मैं यही चाहूँगी कि पहले आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, जो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा है. मुझे पता है वो हर एक के दिल को छुएगा और उनको इंस्पायर करेगा. थैंक यू श्रेया दीदी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. मैं थोड़ा मेरा बचपन से मैं शुरू करूँ तो चलेगा? जी. हमारा फैमिली बहुत बड़ा था. एंड वंस व्हेन मैं समझदार होने लगा, जब शायद मैं 8-9 स्टैंडर्ड में था. मुझे अभी भी याद है, घर में एक आदमी कमाने वाला था और 8 जन खाने वाले थे. मैंने पॉवर्टी देखी है उस समय की, जो मुझे अब भी याद है. मैं पढ़ाई में बहुत बुरा था टिल 9th स्टैंडर्ड. रियली? आई वाज वेरी बैड स्टडी. कभी मैं पास ही नहीं होता था, कोई 1-2 सब्जेक्ट में हमेशा फेल होते रहता था. लेकिन 9th स्टैंडर्ड में मुझे कुछ बोन की, हिप जॉइंट की बीमारी हो गई. उसके लिए काफ़ी सर्जरी करनी पड़ी और मैं बेड में था ऑलमोस्ट फॉर 1 ईयर. एंड आफ्टर दैट एक और साल मैं स्कूल नहीं जा पाया. सो टोटली 2 साल मेरे स्कूल के गए. और जब मैं चलना चालू किया मैंने, तो मैं क्रचिज से चल रहा था. मुझे डिफॉर्मिटी आ गई थी. बट वो जो 2 साल जो थे, उसमें मुझे मालूम नहीं, बाय गॉड्स ग्रेस मुझे काफ़ी मैच्योरिटी आ गई. और मैंने पढ़ाई करना चालू किया. बाद में मुझे पढ़ाई की कभी कोई दिक्कत नहीं आई. हाँ, फिजिकल प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन हमेशा मन पढ़ाई में लगा रहता था, जो पहले नहीं लगता था कभी. ये मेरी स्कूल की है जी. उसके बाद में सिंस डिफॉर्मिटी आ गई थी, और हमारा घर में ना इतना एजुकेशन नहीं था, ना हेल्थ एजुकेशन था, न क्या करना भविष्य में वो भी कुछ पता नहीं था. मेरे एक भैया जो थे, वो इस एक्चुअली वो मेन रिस्पॉन्सिबल है मुझे आज तक पढ़ाने के लिए. उनको खुद को एक हाथ में पोलियो था, तो वो एसएससी हो गए. फिर उसने सर्विस चालू की ताकि घर चल सके. उसने मुझे बताया कि अभी देखो आपको डिफॉर्मिटी आ गई है, ठीक है, भगवान की जो देन है दे लेते हैं. आप ऐसा कुछ काम करना, कॉमर्स में जाओ आप एसएससी पास करने के बाद में, और टेबल वर्क होगा आपका, तो आपको जिंदगी में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. जब एसएससी पास हो गया, मुझे उसमें फर्स्ट क्लास मिला, तो मेरे भैया बोल रहे हैं इधर को तो अच्छे मार्क्स मिले, तो एक काम करो आप साइंस में जाओ, माइक्रोबायोलॉजी करना, लेबोरेटरी में काम करना. अब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट क्लास आया, इंटर में फर्स्ट क्लास आया. इंटर हमारे टाइम में या 10, 11, 12 नहीं थी, जो इट वाज एसएससी. बाद में फर्स्ट ईयर साइंस, सेकंड ईयर साइंस, दैट इज इंटर साइंस. सो इंटर साइंस में भी अच्छे मार्क मिले, तो बोलता आपको तो मेडिसिन में जा सकते हो, आप जाइए, बाद में देखा जाएगा. एंड दैट इज हाउ मैं मेडिकल में गया. अब मेडिकल में गया तो पहले साल में वापस पाँव का प्रॉब्लम हो गया, काफ़ी डिफॉर्मिटी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वहाँ सर्जरी की आई. 1 साल और बर्बाद हो गया. फिर वापस ज्वाइन किया, फर्स्ट ईयर पास हुआ. एक टर्म के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि लेप्रेसी हुआ है. वो बहुत दिक्कत वाला टाइम था, बिकॉज आई वॉज मैच्योर्ड. जब डिटेक्ट हुआ तब हाथ में कोई डिफॉर्मिटी नहीं थी, लेकिन ट्रीटमेंट जब चालू की, उसका रिएक्शन जो आया, उससे मेरे क्लोज हैंड्स हो गए. एंड मैं उस समय डिप्रेशन में चला गया था. या ताकि कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं गलत काम करूं वगैरह.
आया था, डिप्रेशन में जरूर था, लेकिन आई हैड गुड सपोर्ट फ्रॉम माय आपको ये रियलाइज होता था कि आप डिप्रेशन में, क्योंकि उस समय तो डिप्रेशन जैसी चीज क्या होती है वो इतनी। नहीं, डिप्रेशन मतलब क्या था, जो आज मैं सोचता हूँ कि यस दैट वाज अ डिप्रेशन, बिकॉज मैं एक रूम में रहता था, किसी के साथ बोलना नहीं, कोई मेरे सामने देख रहा है, दो जन बात कर रहे हैं मेरे सामने देख के, तो मैं वो वैसे ही सोचता था कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे सब विचार आते थे दिमाग में। ठीक है, वो टाइम भी निकल गया, डिफॉर्मिटी आ गई, सर्जरी हो गई, बट उस समय मेरे को इतना डिप्रेशन आया था कि मैंने भैया को बोला कि नहीं आप बस मैं छोड़ देता हूँ सब, ये खाली पीली फीस भर के मतलब नहीं है, कुछ मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे सेंसेशन चले गए थे सब हाथ के। तो मेरे भैया मेरे डॉक्टर के पास गए, मैं बोला ये तो ऐसा बोल रहा है, क्या करूँ, छोड़ दूँ क्या ये डिफॉर्मिटी वगैरह की। उन्होंने एक शब्द बोला, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये ठीक हो जाएगा, इसकी डिफॉर्मिटी भी ठीक हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरी सर्जरी हो गई, एमबीबीएस पास हो गया, एमडी किया मैंने, और यही हाथों से मैंने मेरे पेपर लिखे थे, एंड दैट इज हाउ आई फिनिश्ड माय एजुकेशन। फिर तो मैं टीचर था, बिकॉज मैंने एकेडमिक कैरियर के लिए ही माइक्रोबायोलॉजी एमडी लिया था। मैंने सोचा था कि सर्विस करूंगा और आई रिमेन इन एकेडमिक कैरियर, बट मीनवाइल शादी हो गई, दो मीट नहीं होते थे, तो आई हैड टू लीव द जॉब, मैंने प्रैक्टिस चालू की। पर जो बेस्ट चीज़ है कि जब भी मैं आपसे मिलती हूँ, इतना सब होने के बाद भी स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, डिफॉर्मिटी है, बट आई नेवर सी यू एज कोई जैसे कोई हारा हुआ हो। हमेशा एक भगवान के प्रति बहुत थैंक्स रहता है, इतना सब होने के बाद भी भगवान के प्रति इतना थैंक्स, इतना ग्रैटिट्यूड, और ये भी फीलिंग कि नहीं मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। क्या चीज़ है वो जो हमेशा? मुझे खुद नहीं मालूम है, लेकिन मैंने जो एक बार स्टडी फिनिश की और जब मैंने प्रैक्टिस चालू की, माय लाइफ इतनी स्मूथ हो गई हमारी लाइफ, बिकॉज द सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स है, घर के लोग हैं, बीबी बच्चे हैं, जी। और आप लोगों के जैसे। मुझे बराबर याद है, मैंने जब पहला आपका कोर्स किया था, मे बी 10-12 years ago, जी। मैं इतना खुश हुआ था, एंड आई लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दैट, एंड वो मुझे अभी भी याद है। आफ्टर दैट आई हैव डेफिनेटली चेंज माय नेचर, जी। नॉट टू गेट एंग्री एंड एक्सेप्ट रियलिटी। जी। नहीं नहीं, इट इज़ वंडरफुल, क्योंकि कई बार हम आज भी देखते हैं कि कई बार छोटी छोटी बातें ही होती हैं, लेकिन आजकल के जो यूथ हैं कई बार सोचेंगे सुसाइड कमिट कर लें, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर वो भी एक समय था कि जैसे लेप्रेसी जैसे टैबू के बीच में भी आई थिंक आप काफ़ी साल आइसोलेशन में भी रहे थे। 2 साल 2 टोटल साल। आइसोलेशन मींस व्हेन आई वाज इन्फेक्शियस, हाँ। मैं और किस छूत की बीमारी वो जी। थी, तो जब जी। तक वो लगने और किसको लगती होने की संभावना थी, तब तक मैं सेपरेट रहा था, 2 साल तक। 2 साल और उस समय आपकी एज क्या होंगी लगभग? दैट वाज अराउंड मे बी 18-19। 18-19। तो मन अपनी फैमिली से भी, फ्रेंड्स से भी टोटली सोशली डिस्कनेक्टेड थे। नॉट वेरी मच। एक रूम में रहता था, आजू बाजू में दूसरे रूम थे, वहाँ जी। मेरे पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर रहते थे, इतना आइसोलेशन नहीं था, बात कर सकते थे, जी। लेकिन मैं और वहाँ जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मुझे मालूम था मैं सेकेंड में आ गया था कि और किसको लग न जाए। और इस प्रोसेस में परमात्मा की मदद आपको अनुभव होती थी? कुछ भगवान को तो कनेक्शन सब लोग रहता याद था? करते थे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बट भगवान ने ही तो मुझे संभाला जी। ऑल दिस इयर्स। जी। Could you feel his powers or something? Yes, there is something like God. I don't never denied it. There is something you can feel. Yes, very much. जी जी जी। No no, it is always wonderful to hear you. Warm welcome है आपका। अभी Thank over to you. It is my pleasure to जी। have a talk with you. अब मेरे दिमाग में काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी सलाह चाहूंगा। सबसे पहले मैंने जो सोचा था, ये मेरा पर्सनल नहीं है, सोशल है, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह की घर वालों ने बोला है, उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। जी। मेरा पहला प्रश्न है अबाउट अ कपल हु आर इन एल्डरली एज। At the एल्डरली एज, elderly age. ओल्ड पीपल। जी। दोनों जन समझो अकेले हैं या बच्चे हैं उनके साथ नहीं पटती है, या बच्चे हैं लेकिन अब्रोड है और जिनको बच्चे नहीं है, वो एक दूसरे के लिए वरी करते हैं।
कि अब मैं पहले जाऊंगा तो इसका क्या होगा, जी। और दूसरा सोचता है कि ये पहले जाएंगे तो मेरा क्या होगा वगैरह। तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेगी सो दैट वो लोग अच्छी तरह से जितनी जिंदगी बची है वो शांति से मिलजुल के जाए। और इसके रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है कि सपोज एक स्पाउस चला गया तो दूसरा स्पाउस अपने आप को कैसे संभाले, स्पेशली इन अ फैमिली वेर यू हैव वन और टू सन्स एंड अ डॉटर इन लॉ एंड जी 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 उसके लिए खास कुछ आप लाइट डालेंगे इसके ऊपर। जी जी। नहीं, एल्डरली कपल्स को ये फियर तो थोड़ा बहुत रहता ही है। सिर्फ फियर अपने आप में जितना जीवन है उतना भी इंजॉय नहीं करने देता है। That's true. बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी चीज़ का फियर है लाइफ में। कईयों को हेल्थ प्रॉब्लम का फियर होता है, डेथ का फियर होता है, आजकल लोगों को जॉब लॉस का फियर है, बच्चे को फेल होने का फियर है। फियर हमें लाइफ को एंजॉय नहीं करने देता है। फियर इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। हमारे रिश्तों के लिए भी फियर अच्छा नहीं है। फियर हमेशा इस चीज़ का होता है कुछ खोने का। फियर हमेशा, डर हमेशा रहता ही है कुछ खोने का। हमें ये भी पता है कि अगर दो जने हैं, इट इज़ नॉट ओल्ड एज, लेकिन इस समय पर कभी भी कोई भी अचानक जा सकता है, ये भी हमें पता है। हमें सबको पता है कि बर्थ भी है तो डेथ भी है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम किसी आध्यात्मिक जगह में आते हैं तो हमें पता होता है, ये तो इनएविटेबल है, हर एक को पता है कि मृत्यु होनी ही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थ्रू द लाइफ ये संकल्प जो है कि कहीं ये चला ना जाए, कहीं ये शरीर छूट ना जाए, कहीं इसको कुछ हो ना जाए, ये थॉट फियर क्रिएट करता है। जाने से ज़्यादा जो हमारा मन ये थॉट क्रिएट करता है, कुछ हो ना जाए, कोई चला ना जाए, ये बहुत अंदर में फियर क्रिएट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना इंडिपेंडेंट बनते हैं और सामने वाले को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, उतना हमें फियर कम होता है। फिजिकल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, कई लेवल पर होता है। एक्चुअली कई कई जगह मैंने देखा है कि फिजिकल लेवल पर भी इंडिपेंडेंट है, वरना दोनों अपना कर लेते हैं। नहीं होगा तो आपको फिजिकल हेल्प भी मिल जाएगी कोई ना कोई करने के लिए। कोई तो हेल्प मिल ही जाती है, जो हमें ओल्ड एज में जो फिजिकल सपोर्ट चाहिए वो हमें मिल जाता है। फाइनेंशियली भी कई लोग हैं जो अभी समझते हैं कि नहीं, हमें डिपेंडेंट नहीं होना है, बच्चों पर भी डिपेंडेंट नहीं होना है, अपना हो तो अच्छा है। किसी को भी आजकल बंधन और डिपेंडेंसी जल्दी से अच्छी लगती नहीं है, तो फाइनेंशियल लेवल पर भी कई लोग अपना सेव करके रखते हैं। जो सबसे डिफ़िकल्ट अभी होता जा रहा है वो है इमोशनल लेवल। ज़्यादा डिफ़िकल्ट, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अब अगर एक चला जाएगा तो लगता है किससे बात करेंगे, बच्चे तो अपने जीवन में मस्त हैं, कहाँ तक उनको डिस्टर्ब करेंगे, किससे बात करेंगे, कोई दिल की बात भी है तो किससे करेंगे। तो वो जो इमोशनल डिपेंडेंसी है वो अंदर में फियर क्रिएट करती है। इमोशनल इंडिपेंडेंट होने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें, उससे लेकर के अपने पार्टनर को दें। देखो, रिश्ता लेने के लिए नहीं होता है। द पर्पस ऑफ एनी रिलेशनशिप लेना नहीं होता है, देना होता है। आज एक बिजनेस भी लेन देन है, हम कुछ लेते हैं कुछ देते हैं। रिश्ता केवल लेना 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 रह गया है। हर एक को किसी से को तो ये मेरे से प्यार से बात करेगा, ये मुझे रिस्पेक्ट देगा, ये मेरा ध्यान रखेगा, ये मुझे सपोर्ट करेगा, ये मुझे सिक्योर फील कराएगा, तो चाहिए चाहिए चाहिए। ये फियर क्रिएट करता है, ये बहुत फियर क्रिएट करता है, क्योंकि हम बिल्कुल डिपेंडेंट है इमोशनल लेवल पर। यही चीज़ जब हमें कहीं और से मिलने लगती है, वाई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, क्योंकि हम स्पिरिट हैं। जैसे ही वो कनेक्शन हम परमात्मा से जोड़ते हैं, वहाँ से लेने लगते हैं, तो रिश्ते में हम लेने के बजाय देना शुरू कर देते हैं। आई एम ऑल्सो गिविंग, द अदर पर्सन इज ऑल्सो गिविंग, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। देन इवन इफ वन डे somebody leaves, प्यार अभी भी है, अभी भी उनको वाइब्रेशन के लेवल पर दे रहे हैं, लेकिन दर्द और दुख नहीं है। जहाँ अटैचमेंट होती है ना भैया, वहाँ लंबा समय डर लगता है कि ये चीज़ छूट ना जाए, और फिर जिस दिन वो छूटती है उस दिन दुख होता है। ये अटैचमेंट की कहानी है। जर्नी में डर, और जब वो व्यक्ति या कोई चीज़ छूट जाती है तब दुख।
लेकिन इन दोनों इमोशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाएं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई अंडरस्टैंड कि यू नीड मनी टू लीव, फिजिकल हेल्थ भी चाहिए, बट स्पिरिचुअल इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। दैट इज व्हाट आई बिलीव। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सपोर्ट हम बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। वो खालीपन सबसे ज़्यादा ओल्ड एज में फील होता है। अगर आप देखें किससे बात करें, किसको सुनाएं, किसको बोलें, वो अंदर में एक डर और खालीपन रहता है। पर अगर आपके रिश्ते, इसलिए वो भक्ति में गाते तो थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सखा, पर कभी हमने वो रिश्ते जोड़े नहीं हैं। एक्चुअली परमात्मा भी चैतन्य है, उसके साथ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, या एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वो आपको अंदर से भरती है। जब वो अंदर से भरती है तो हम लेने के बजाय देने वाले बन जाते हैं। फिर हम सबको देते हैं, एक को क्यों, हम सबको देते हैं। और एक्चुअली जब हम देते हैं तो पहले मिलता किसको है? देने वाले से ही तो वो होकर के जाएगा ना। आप देखें नॉर्मली भी अगर आप किसी को हेल्प भी करते हैं किसी चीज़ में, वैसे भी दुनिया में भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। वरना कोई भी चीज़ मिलने से ज़्यादा देने में अच्छी लगती है। गिफ्ट मिलता है उसकी खुशी और गिफ्ट देने की खुशी। ऐसे ही प्यार मिलने की भी खुशी है, लेकिन प्यार देने की, बांटने से बढ़ती है वो चीज़। अभी आपने सेकंड क्वेश्चन उसके ऊपर, सपोज एक आदमी अकेला रह जाता है, वाइफ अकेली रह जाती है, उसका वो क्या करे? इसी ये जो है मैं खास पूछ रहा हूँ जॉइंट फैमिली के लिए। हमेशा हस्बैंड सोचता है कि मैं जाने के बाद में मेरी वाइफ की पटेगी कि नहीं, और वाइफ सोचती है मैं जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड के लोग दिल दे लुक आफ्टर करूंगा। उसके लिए आप कुछ काउंसलिंग करना चाहेंगे? ये भी एक फियर जो है, पटेगी कि नहीं पटेगी डिपेंड्स उस व्यक्ति पर। यस। रिलेशनशिप मेरा सबके साथ कैसा है वो मेरे पे डिपेंड करता है। देखो अगर एक आत्मा स्ट्रांग है तो वो कितनी भी आत्माओं के साथ हार्मनी में रह लेती है। रिलेशनशिप इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, आई एग्री। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें एक दूसरा किसी के रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं सकता है। मुझे आपके साथ अगर रिश्ता ठीक करना है तो वो डिपेंड करता है कि मेरी नेचर कैसी है। सेल्फ इज फर्स्ट इन दैट। आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, कि अपने आप को दूसरे के साथ में मिला दो। अभी मैं ही एक्सेप्टिंग नहीं हूँ, टॉलरेटिंग नहीं हूँ, थोड़ा गुस्से वाली हूँ या कंट्रोल वाली हूँ या सारा दिन किसी में कमी देखती रहती हूँ, तो वाइफ भी क्या करेंगे उसके अंदर। हमारे रिश्ते जो हैं वो डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं। एक्चुअली हमारे रिश्तों से पता चलता है कि हम कितने इमोशनली स्ट्रांग हैं। मैं कई बार ये चीज़ कहती हूँ कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं। आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप धन कमा सकते हैं, पर अगर आप इमोशनली वीक हैं तो आपके रिश्ते कभी अच्छे नहीं हो सकते। क्योंकि रिश्ते एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, उसमें कभी आपको थोड़ा सहन भी करना पड़ता है, थोड़ा झुकना भी पड़ता है, थोड़ा समाना भी पड़ता है, थोड़ा सामना भी करना पड़ता है, डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, कभी कभी लेट को करना पड़ता है। कई लोग लेट को ही नहीं कर पाते हैं। कोई बात हुई उसको कितनी जल्दी हम लेट को करते हैं, वो रिश्तों को सुंदर बनाता है। लोग तो कई बार बहुत उससे कहेंगे मैं तो ये बात कभी भूलने वाला ही नहीं हूँ, मैं तो इनसे कभी दोबारा बात करने वाला हम भूलते नहीं है, बराबर है जो आप बोल रहे हैं। मैं तो इनको शक्ल भी दोबारा नहीं देखना चाहता, और पीछे बच्चों को भी कह जाते हैं मेरे जाने के बाद भी उनसे वापस रिश्ता नहीं जोड़ना। दैट एक्सटेंट तक हम पहुंच जाते हैं। तो माना इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चे हमारा ध्यान नहीं देंगे। अनजान व्यक्ति को भी अगर प्यार मिलता है ना, वो भी प्यार लौट आता है। सो अल्टीमेटली सब कुछ है, आप भला तो जग भला। एग्जैक्टली, आप भला तो जग भला, लेकिन ये भला बनने की मेहनत करनी है, अपने आप को पहले भला करना। हाँ, क्योंकि कभी कभी हम अपनों के ही बीच में बहुत एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। हमें वो शिफ्ट लेकर आना है एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस। घर में भी देखो अगर बहुत सारे जने हैं, मानो बच्चे हैं, डॉटर इन लॉ है, फिर उनके बच्चे हैं, डिफरेंट आत्माएं हैं, डिफरेंट होने वाली है, सब आपके जैसी नहीं हो सकती हैं। उन्हों को एक्सेप्ट करना, उन्हों को रिस्पेक्ट करना, कई बार ये नहीं हो पाता है। देखो कितने सारे मेंबर्स डिफरेंट फैमिली से हमारे घर आते हैं, माना डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट अपब्रिंगिंग, वो बहुत डिफरेंट होने वाले हैं।
बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने बहन जी ये वो डिफरेंस को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उसमें अगर हम कमी निकालते रहेंगे थोड़ी बहुत भी, तो फिर वो रिजेक्शन की फीलिंग जो है वो हमारे अपनों को भी दूर ले जाती है। फिर अपने अगर दूर जाएंगे तब अंदर में फियर आता है कि वो हमारा ध्यान रखेंगे नहीं। हमें ये फियर क्यों आना चाहिए कि हमारे मैं चला जाऊंगा तो मेरे अपने दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे? हमें ये फियर आना ही नहीं चाहिए। हमारे रिश्ते इतने अच्छे हों, प्यार में बहुत ताकत है। प्यार में आप देखो कितनी कहानियाँ हम सुनते हैं आजकल कि एक जानवर भी है, उसको भी प्यार की भाषा समझ में आती है। उसको हमारी भाषा समझ में नहीं आती है, पर उसको प्यार इतना समझ में आता है कि मालिक को कुछ होता है तो जानवर को पता चल जाता है। आपने देखा होगा हाँ कितनी जी, स्टोरीज हाँ जी। ऐसी हैं। मालिक बीमार होता है, इधर कोई उनके घर में डॉग होगा या कुछ होगा, या- खाना बंद कर देता है। आती एक जानवर को भी प्यार की भाषा समझ में आती है। हम इंसान के लिए कई बार कहते हैं इनको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। अरे जानवर को भी प्यार की भाषा समझ में आती है, तो इंसान को तो पहले प्यार की भाषा समझ में आती है, आनी चाहिए। वो ही मैंने आती देखा है। गाय को भी रोते देखा है आप उसके मास्टर का डेथ होते हुए आपने देखा है? जी यस वीडियो में जी जी, पता चल पता जाता है। चलता उनको इतनी है। टेलीपैथिक कैपेसिटी होती है कि मास्टर ने शरीर छोड़ा या तबीयत भी खराब हुई तो आप उनको दुखी देखते हैं। कई बार तो ये भी बताते हैं डिफरेंट कंट्रीज में भी हैं तो भी उनको वो चीज़ मालूम फील पड़ हो जाता जाती है। जी। तो इंसान भी प्यार की भाषा समझता है। इनफैक्ट किसी ने कहा नहीं मैंने बहुत प्यार से ट्राई किया, नहीं उनको समझ में आता है, तो किसी ने कहा कोई बात नहीं, यही मेडिसिन है, केवल डोज बढ़ा दो। वेरी ट्रू वेरी